स्टूडेंट्स। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसके अंदर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है ये समझा, और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में समझा कि अगर मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो तो उसको बैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं, और मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट अगर अलग अलग हो तो उसको अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बैलेंस्ड रिएक्शन को कैसे, अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, तो हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से हमने उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखा। आज हम सीखने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, पता है कि कुछ नया बनता है, लेकिन हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होता है, प्रोसीड करता है आगे, तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। जब नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो हमको कुछ अलग प्रोडक्ट देखने को मिलता है। प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, नए बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, तभी कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। इस पूरे प्रोसेस में एलिमेंट्स चेंज नहीं होते। देखते हैं क्या लिखा है। वी हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट में कभी कन्वर्ट नहीं होता। Nor do atoms disappear from mixture or appear from elsewhere। मिक्सचर से एटम कहीं जाते नहीं है और कहीं से नए एटम्स मिक्सचर के अंदर आते भी नहीं है। Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance। ठीक है, पुराने रिएक्टेंट्स के जो एटम है वो पुराने बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जब नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हमको नया सब्सटेंस मिलता है। जब नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट हमको मिल जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के आधार पे हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें पहला जो रिएक्शन है वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब आप सब लोगों को पता है कि दो चीजों का ऐड होना। जब दो या दो से ज्यादा चीजें ऐड होती हैं और हमको एक सिंगल प्रोडक्ट देती हैं, उसको, उस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.4, उसमें लिखा हुआ है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। एक बीकर लेना है और उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड हमको थोड़ा सा अमाउंट में ऐड करना है। धीरे धीरे उसी बीकर के अंदर जिसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड ऐड किया था, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। जब पानी ऐड करें उसके बाद हम जब बीकर को टच करेंगे तो हम देखेंगे कि बीकर काफी गर्म हो चुका होगा। ये क्या हुआ? तो जब हम पानी का रिएक्शन और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में करा रहे थे तो कोई नया प्रोडक्ट बना। उस नए प्रोडक्ट का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम। ये रिएक्शन क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में ही होता है हमेशा, इसमें हमने वाटर ऐड किया। वाटर जो है हमेशा लिक्विड स्टेट में, ज्यादातर लिक्विड स्टेट में यूज किया जाता है। तो रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये एक्वस फॉर्म में होगा और हीट बाहर निकलेगी। हमने जो एक्टिविटी की, हमने एक्टिविटी में कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें हमने वाटर ऐड किया। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज हुई। तो यहां देखेंगे दो रिएक्टेंट है हमारे पास। जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे में ऐड हुए तो सिंगल प्रोडक्ट मिला। इस तरह के रिएक्शन में जिसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है,
ऐसे रिएक्शन को हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए। स्लैग्ड लाइम भी बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मैंने कहा कि जब बीकर को टच करेंगे तो हमको गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा? क्योंकि जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो प्रोडक्ट के साथ में हीट एनर्जी भी बाहर निकलती है, और जब किसी भी रिएक्शन से हीट एनर्जी बाहर निकलती है तो उस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक्सोथर्मिक में हमेशा हीट रिलीज होती है। In this reaction, calcium oxide and water combines to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. Combination reaction का मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन होने के बाद सिंगल प्रोडक्ट मिलता हो, उस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दो कौन से रिएक्टेंट है? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट एक है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम। इसी में अगर हम आगे बढ़े तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, या उसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। व्हाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए होता है। तो क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए इसी तरह के कैल्शियम का यूज किया जाता है, स्लैग्ड लाइम का। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. ठीक है, जब हम ये स्लैग्ड लाइम को वॉल्स पे लगाते हैं तो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ में धीमे धीमे रिएक्शन करता है स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो तुरंत फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको फॉर्मेशन होने के लिए 2 से 3 दिन का समय चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and give a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also CaCO3. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का और मार्बल का फॉर्मूला सेम ही है। यानी जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्हाइट वॉशिंग के लिए वॉल्स पे लगाते हैं तो वो धीरे धीरे रिएक्शन करता है किसके साथ? जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में। दोनों का रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एकदम मार्बल के जैसे फिनिशिंग जो है वो वॉल्स पे दिखता है हमको। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो एक रिएक्शन और ले रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल करते हैं तो बर्निंग ऑफ कोल में कोल के लिए हम सी का यूज करेंगे, क्योंकि कोल जो है वो वन टाइप ऑफ कार्बन ही है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। इसको हम हीट करते हैं, बर्न करते हैं। तो बर्निंग के लिए, कंबस्शन के लिए हम सभी लोगों को मालूम है कि O2 गैस का यूज किया जाता है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगा तो कोई कंबस्शन भी नहीं होगा। तो एक कार्बन था हमारे पास, या कोल भी कहेंगे तो चलेगा, कोयला। दूसरा हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है, बर्निंग करते हैं हम कोल की, तो हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन या कोल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो हम क्या मिलेगा? हमको कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे भी रिएक्टेंट 2 है
और हमको प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये भी किसका एग्जाम्पल है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो हमको सबको लोगों को मालूम है कि वाटर कैसे बनता है। तो जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्शन करता है तो H2O लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दो गैसेस हैं, एक है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है ऑक्सीजन गैस। ये दोनों रिएक्शन करते हैं और हमको क्या बनता है, हमको मिलेगा वाटर। अब ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं तो देखते हैं। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के दो एटम, यानी हाइड्रोजन तो यहाँ पे बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट में दो ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में एक ही ऑक्सीजन है। इसलिए हम वाटर के आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन के आगे रिएक्टेंट में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं 4 हाइड्रोजन से रिएक्टेंट में, 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट में है और 2 प्रोडक्ट में है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस रिएक्शन है। अब देखेंगे तो यहां पे भी 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरा ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों रिएक्टेंट मिल के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो in simple language we can say that when 2 or more substances combines to form a single product the reactions are called combination reactions। हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, इन सभी एग्जांपल में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। इस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, 2 रिएक्टेंट होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, तब उस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। In activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reactions in which heat released along with the formation of products are known as exothermic chemical reaction। ठीक है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जब हमने एक्टिविटी 1.4 की थी, वो क्या थी एक्टिविटी कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, उसमें धीमे धीमे हमने वाटर ऐड किया था और जब हमने रिएक्शन कंप्लीट किया था तो हमारा जो बीकर था वो बहुत ही गर्म हो गया था। तो जब किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो, प्रोडक्ट के साथ में हीट का भी फॉर्मेशन होता हो, तो उस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का तो एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, नेचुरल गैस जो है, सिंपलेस्ट नेचुरल गैस है वो है मीथेन। ये बर्न करना है इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो CO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो CH4 यानी मीथेन गैस है, इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्निंग किया तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया। ये जो एग्जांपल है यहां पे हमने लिया हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए। तो
बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था। तो ये जो एग्जाम्पल हमने देखा है, इस एग्जाम्पल में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है। क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी। तो जब किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ में प्रोडक्ट बनता है और हीट एब्जॉर्ब होती है, इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से, ये भी एग्जाम्पल जो दिया, तो इसके अंदर भी एग्जाम्पल में हमने मीथेन यानी नेचुरल गैस का बर्निंग किया। तो नेचुरल गैस का बर्निंग भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, जो इस सेमेस्टर में, इस साल जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें से एक्सोथर्मिक का जो पोर्शन है वो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन हमको समझने के लिए ये स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल जो था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था, लेकिन अभी इस साल के लिए जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं अलग अलग, वो रिएक्शंस भी जो हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। कैसे? वी ऑल नो दैट व्हेन वी नीड एनर्जी टू, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए या कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? जो खाना हम खाते हैं उसमें से मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड जो है वो सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम जो राइस, पोटैटो, ब्रेड ये सब खाते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, दैट सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है बायोलॉजी का जो हमारा 6th चैप्टर है टेक्स्ट बुक का, उसके अंदर पढ़ने में आएगा। फिर कंपोजिट बनाते हैं हम लोग, देसी खाद बोलते हैं जिसको, उसको कंपोजिट बोला जाता है। कंपोजिट जो है वो वेजिटेबल का जो वेस्ट डिकम्पोज्ड मैटर होता है उसमें से बनता है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो एक्सोथर्मिक के रिएक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिलेबस में से इस साल के लिए रिमूव कर दिए गए। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको भी समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी 1.5। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इनटू ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब को टेस्ट ट्यूब के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। तो फेरस सल्फेट हमने 2 ग्राम लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसका कलर हमने, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। Heat the boiling tube over the flame of a burner or a spirit lamp. देखो, और observe the color of the crystal after heating. तो एक्टिविटी 1.5 में हम लोगों ने फेरस सल्फेट के 2 ग्राम क्रिस्टल टेस्ट ट्यूब में लिए, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फेरस सल्फेट का कलर है वो हमने नोट डाउन किया, और उसके बाद हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया। जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि स्पिरिट लैम्प से या किसी भी तरह से स्पिरिट लैम्प का यूज कर सकते हैं या बंसन बर्नर का यूज कर सकते हैं हीट करने के लिए। तो जब हम हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स के अंदर जो मॉइस्चर होगा
वो हीट करने से रिमूव हो जाएगा। इस कारण मॉइस्चर क्योंकि रिमूव हो गया, इसलिए फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस में अगर कलर आता है, फॉर एग्जांपल ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मॉइस्चर की वजह से उसमें कलर चेंज हो जाता है। जैसे फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर था जब हमने लिया, और जब हमने हीट किया तो उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो गया। मॉइस्चर रिमूव हुआ तो उसकी वजह से जो है ग्रीन कलर डिसअपियर हो गया। और हमको 3 तरह के, एक सब्सटेंस था उसमें से हमको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। रिएक्शन कैसा है? तो हम लोगों ने फेरस सल्फेट लिया यानी FeSO4, ये सॉलिड फॉर्म में लिया था, क्रिस्टल्स लिए थे हमने, इसको हमने हीट किया। हीट करने के लिए लिखना ना हो तो ट्रायंगल बना सकते हैं एरो के ऊपर। तो हमको 3 प्रोडक्ट मिले, Fe2O3, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, इसको फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। SO2 गैस रिलीज होगी और SO3 गैस भी रिलीज होगी। तो यहां देखें, एक रिएक्शन है, उसमें हम लोगों ने एक ही रिएक्टेंट लिया है, लेकिन सामने हमको प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। फेरस सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में था उसको हमने हीट किया। हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा हो और रिएक्टेंट एक ही हो, उस तरह के रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एक रिएक्टेंट होगा और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, 1 से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो उस तरह के रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। In this reaction, you can observe that a single reactants break down to give a simpler product. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal loses water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. जैसे मैंने पहले बताया कि जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट जो है वो अकेले नहीं होता, इसका पूरा फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट 7H2O। ये 7H2O डॉट हमने मल्टीप्लाई क्यों किया फेरस सल्फेट के साथ में? क्योंकि 7 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके हैं? वो वाटर के हैं। ठीक है, इसीलिए हमने फेरस सल्फेट डॉट 7H2O लिखा। अब जब हम हीट करते हैं तो पहले रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ये जो 7H2O प्रेजेंट है ये इवोपरेट होते हैं, बाहर निकलते हैं, और फिर जब ये बाहर निकल जाते हैं तो फेरस सल्फेट का डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होता है तो पहले फेरिक ऑक्साइड बनता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो गैस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का। के कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसको हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमको एज अ प्रोडक्ट मिलता है। तो देखेंगे यहां पे ये कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन हमको 2 प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम
डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is the manufacture of cement. When decomposition reaction is carried out by heating, it is called a thermal decomposition. ठीक है, क्या बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होते हैं इनका डीकम्पोजिशन होने से, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बहुत सारे यूज सीमेंट इंडस्ट्री में है। और क्योंकि हम हीटिंग करके डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल वे से डीकम्पोज नहीं हो रहा है, हीटिंग करके डीकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसको थर्मल डीकम्पोजिशन के नाम से भी जाना जाता है। एक और एक्टिविटी से हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझेंगे। Take about 2 gram lead nitrate powder, 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongue. Heat it over a flame. तो जब हम लेड नाइट्रेट को 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेंगे और उसको हीट करेंगे कि बर्नर में या स्पिरिट लैंप में, तो ब्राउन कलर की गैसेस जो हैं वो फ्यूम्स जो हैं वो निकलती हुई दिखाई देंगी। ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से निकलती हैं। और रिएक्शन कैसा रहेगा? PbNO3 ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इसको हम हीट करेंगे तो PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इतनी चीजें बाहर निकलेंगी। इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है तो ठीक है, ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर दिया। लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बाहर निकली और O2 का फॉर्मेशन हुआ। तो ये NO2 गैस बन रही है, ये कैसे पता चला? तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स बाहर निकलने लगी। इससे हमको ये पता चला कि हमारा जो है रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये भी एग्जाम्पल जो है देखे तो एक सिंगल रिएक्टेंट था, इससे हमको 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिले, इसलिए इसको भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही कहेंगे। क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है? हीटिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए ये भी रिएक्शन जो है वो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से ही जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन जो वाटर का है इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, वो नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टडी करेंगे।